बस थोड़ी सी एंट्री फी आप जमा कर दो और अपनी टीम बनाओ। यहाँ पे 99% यूजर्स कभी 10,000 रुपए से ज्यादा जीत नहीं पाए। पूरी तरह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे थे, उनके पैरों से जमीन खिसक जाती। नया कानून एक बड़ा झटका, ड्रीम इलेवन के 95% रेवेन्यू और 100% प्रॉफिट रातों रात गायब हो जाते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास आदमी के पास बस एक मौका था कि वो घर बैठ के करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन आखिर वो मौका भी सरकार ने उनसे छीन लिया। ऐसी गेमिंग, ऐसी प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप घर बैठे लाखों रुपए जीत सकते हैं। बस थोड़ा सा लक और थोड़ा सा स्किल सेट अगर आपके पास सही बैठ जाए तो घर बैठे लाखों रुपए कमाना बिल्कुल पॉसिबल था। आइए जानते हैं कैसे। ड्रीम इलेवन और न जाने कैसे कैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहले समझते हैं कि ड्रीम इलेवन आखिर था क्या। ड्रीम इलेवन एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म था जहां आप रियल लाइफ क्रिकेट प्लेयर से अपनी वर्चुअल टीम बना सकते हो और उनके मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते थे और जिसकी मदद से आप पैसा जीता करते थे। ये आइडिया सुनने में जितना ज्यादा मजेदार लगता है उतना है नहीं। बस थोड़ी सी एंट्री फी आप जमा कर दो और अपनी एक टीम बनाओ, और अगर लक अगर साथ दे तो लाखों करोड़ों रुपए जीतने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये गेम इतना ज्यादा एडिक्टिव हो गया था कि इसमें इंडियंस तो बिल्कुल डूबते जा रहे थे, क्योंकि इंडिया में लोग लक पे ज्यादा बिलीव करते हैं रेदर देन डूइंग हार्ड वर्क। ये कंपनीज लोगों को लालच देती है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए जीत सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ड्रीम इलेवन जैसे गेम्स में जीतना उतना आसान भी नहीं है जितना कि ये लोग एड्स में दिखाया करते थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे 99% यूजर्स कभी 10,000 रुपए से ज्यादा जीत नहीं पाए, और लेकिन यहाँ पे कंपनीज दावा कर रही है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े चेक अमाउंट्स का। आखिर क्यों? दोस्तों, यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी था जब हर घर में, हर दोस्त के ग्रुप में ड्रीम इलेवन का नाम घूमता था। आईपीएल हो या फिर T20 वर्ल्ड कप, लोग अपनी ड्रीम टीम बनाया करते थे और पैसे जीता करते थे, बेसिकली हारा भी करते थे और अपने क्रिकेट का ज्ञान का डंका बजाते थे। लेकिन अब आखिर क्या हुआ? अब ड्रीम इलेवन के दिन बदल गए हैं। एक नया कानून, एक बड़ा झटका, और ड्रीम इलेवन का रियल मनी गेमिंग बिजनेस बिल्कुल खत्म। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन की बर्बादी के बारे में। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद आखिर क्या होने वाला है। इंडिया में इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का क्या फ्यूचर है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज अपना एक कॉमेंट जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि आपका एक कॉमेंट हमको मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाते रहने के लिए। तो चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट करते शुरू करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। अगस्त 2025 में भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अप्रूव हो गया था। इस बिल ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, यानी कि पैसों से खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स जैसे कि ड्रीम इलेवन, पोकर और रमी पर पूरा बैन लगा दिया। ये बिल कहता है कि कोई भी ऐप या प्लेटफॉर्म जो पैसों के बदले विनिंग्स देता है अब बिल्कुल इलीगल है। वॉयलेशन करने की सजा यहाँ पे 3 साल की जेल या 1 करोड़ तक का फाइन, जो इन कंपनीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ड्रीम इलेवन, जो इंडिया का एक सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म था, इस बिल की वजह से अपना कोर बिजनेस पेड कॉन्टेस्ट बंद कर देता है। और 21 अगस्त 2025 को ड्रीम इलेवन ने अपने ऐप पर एक नोटिफिकेशन डाला था कि हम अपने पे टू प्ले कॉन्टेस्ट पॉज कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका था ऐसे लोगों के लिए जो पूरी तरह से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे थे। उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है और फिर यहाँ पे शुरू होता है एक नया बवाल। तो चलो यार, सबसे पहले इस गेम की हिस्ट्री देखते हैं। 2008 में ड्रीम इलेवन को हर्ष जैन और भावित सेठ नाम के 2 लोगों ने शुरू किया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां आप अपनी वर्चुअल क्रिकेट टीम बनाते थे, रियल लाइफ प्लेयर्स चुनते थे और उनके मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते थे, यानी कि आप उस पॉइंट से पैसे जीता करते थे। 2019 में ड्रीम इलेवन इंडिया का पहला फैंटेसी स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया और 2021 में इसकी वैल्यूएशन थी $8 बिलियन। यहाँ पे 260 मिलियन से ज्यादा यूजर्स और 9,600 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू। लेकिन ये सब आखिर इतना बड़ा हुआ कैसे? यहाँ पे ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी ने क्रिकेट के क्रेज को कैश कर दिया। यहाँ पे आईपीएल, इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सरशिप्स और यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि MS धोनी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडिया तक नहीं रुका, बल्कि कैरेबियन प्रीमियर लीग, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश और NBA तक इसकी रीच थी। लेकिन जब सरकार ने रियल मनी इन गेमिंग ऑनलाइन गेम्स में बैन कर दिया तो ड्रीम इलेवन के 95% रेवेन्यू और 100% प्रॉफिट रातों रात गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स कमा रही थी इन एप्लीकेशन की मदद से, लेकिन फिर इसको बैन लगाया ही क्यों? यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था कि ये रियल मनी गेमिंग एक सोशल मैनेक की तरह है। यहाँ पे यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना था इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, स्टूडेंट्स कर्जे में डूब रहे हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग तक का रिस्क बढ़ सकता है इन एप्स की मदद से। सरकार के मुताबिक ये गेम्स एडिक्शन का कारण बनते जा रहे हैं और स्पेशली यूथ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ड्रीम इलेवन के CEO हर्ष जैन का अलग ही पर्सपेक्टिव है।
उनका कहना है कि ड्रीम 11 में 99% यूजर ने कभी 10,000 रुपए से ज्यादा कभी ना जीता है और ना ही कभी हारा है। उनका कहना है कि उनका बिजनेस मॉडल छोटा था, एवरेज टिकट का साइज लगभग 51 से 52 रुपए का था। यहाँ पे कंपनी के सीईओ बताते हैं कि ये बैन करना तो बिल्कुल गलत था, इसके रेगुलेशन बनते तो चीजें ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि कंप्लीटली बैन से जितना भी ब्लैक मार्केट है वो बढ़ सकता है, जहाँ पे इसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन ये देखो, यहाँ पे दो साइड्स हैं। सरकार कहती है कि ये बुरा है और ड्रीम 11 कहती है कि हम तो बस स्पोर्ट्स एंगेजमेंट टूल थे। लेकिन जो भी हो, रिजल्ट ये है कि ड्रीम 11 का कोर बिजनेस पेड फैंटेसी स्पोर्ट्स अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो चलो यार, अब जानते हैं कि इस बर्बादी का असर आखिर सबसे ज्यादा किसको हुआ है। देखो, सबसे बड़ा यहाँ पे झटका लगा है इंडियन क्रिकेट को। यहाँ पे ड्रीम 11 इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर था और ये बात सब लोग जानते हैं। एक 358 करोड़ का डील जो 2023 से 2026 तक चलने वाला था। लेकिन अब ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को साफ बोल दिया है कि वो स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम था बिल्कुल खत्म हो चुका है। बीसीसीआई अब नया स्पॉन्सर ढूंढ रहा है और एशिया कप के लिए अब टाइम भी बहुत कम बचा है। ना ही बीसीसीआई, ये सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आईपीएल टीम्स, कैरेबियन प्रीमियर लीग और दूसरे स्पोर्ट्स लीग भी ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड करते थे। यहाँ पे इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 इंडियन क्रिकेट में हर साल 1,000 करोड़ रुपए डाला करता था। अब ये पैसा बंद होने के बाद इकोसिस्टम भी बिल्कुल हिल जाएगा। और यूजर्स का क्या? और अगर यूजर्स की बात करें तो जो लोग ड्रीम 11 पे अपनी टीम्स बनाते थे, उनके अकाउंट बैलेंस तो बिल्कुल सेफ हैं और विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। लेकिन वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट जो पेड कॉन्टेस्ट से आता था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कई यूजर्स अब फ्री टू प्ले गेम्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो उतना मजा नहीं देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब होने क्या वाला है इस गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर में। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रीम 11 क्या सच में बर्बाद हो गया? दरअसल आंसर इसका है बिल्कुल भी नहीं। ड्रीम 11 और उसकी पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स अब एक नए मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे वो बोल रहे हैं ड्रीम 11 3.0। हर्ष जैन ने कहा है कि वो ले ऑफ्स नहीं करेंगे और अपने टैलेंट को नए वेंचर्स में यूज करेंगे। अब ड्रीम 11 का फोकस होगा फ्री टू प्ले गेम्स, एडवर्टाइजिंग और स्पोर्ट्स एआई पर। उनके दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फैन कॉर्ड, जहां स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग होती है, ड्रीम सेट गो जो कि स्पोर्ट्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए जाना जाता है, और ड्रीम गेम स्टूडियोज जो कि गेम डेवलपमेंट है, अब उनकी नई उम्मीद पे जुड़ा हुआ है। और यह कंपनी के सीईओ बोलते हैं कि हमारे पास 2 साल का कैश रनवे पड़ा हुआ है और हम नए बिजनेस मॉडल्स बनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर ड्रीम 11 की बात करूं तो इसकी कहानी अभी खत्म तो नहीं हुई है। मैं मानता हूं कि इसके प्रॉफिट्स काफी कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक सेटबैक भी हो सकता है। देखो, एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। भले ही सरकार ने इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया हो, यहाँ पे इंडस्ट्री का नुकसान तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे सच बात तो ये है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स है एक इनोवेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और फ्यूचर पे हम देखना है कि आखिर ये क्या ड्रीम 11 3.0 में आखिर क्या चेंजेस लेके आते हैं। अब आपका कहना इसमें क्या है? ये बात सही थी या गलत? गवर्नमेंट को इस पे बैन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिख के देना। तो देखो यार, ये सारी बकवास तो हमने कर ली, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज जानना ये जरूरी है कि आखिर ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। देखो, सबसे बड़ा रीजन होता है इसका एडिक्शन। ये गेम बहुत ज्यादा एडिक्टिव था। ड्रीम 11 के एड्स में एमएस धोनी, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार्स को दिखाया करते थे, जो बोलते थे कि आप अपनी टीम बनाओ, करोड़ों रुपए जीतो। और ये सब एड्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव थे कि यहाँ पे यंग लोग पैसा कमाने का शॉर्टकट सा समझने लग गए थे। लेकिन रियलिटी यहाँ पे ये थी कि हर कॉन्टेस्ट में एंट्री फीस लगती थी, कभी 500, कभी 50, कभी कम या ज्यादा, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम, क्योंकि टॉप रैंक सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे या बहुत ज्यादा लकी थे। बेसिकली वो लोग लकी थे जो लोग जीतते थे यहाँ पे पैसा। एक एवरेज यूजर यहाँ पे ये सोचता था कि एक और कॉन्टेस्ट खेल लेता हूँ यार, शायद इस बार जीत जाऊंगा, शायद इस बार जीत जाऊंगा, लेकिन फिर वही हर बार एक नई हार। पैसा डालते थे और पैसा घुसा करते थे, और यहाँ पे साइकिल ये चलता ही रहता था। कई लोगों ने तो अपने कॉलेज फीस, रेंट और घर के खर्चे तक यहाँ पे ड्रीम 11 पे लगा दिए। एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि यंग लोग यहाँ पे घर का सामान तक बेच रहे हैं ड्रीम 11 में पैसा लगाने के लिए, और जब हार जाते हैं तो यहाँ पे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये एक खेल दोस्तों, एक ऐसा जाल था कि हमारे इंडियन यूथ को बहुत ज्यादा फांस रहा था, और इसका एडिक्शन बहुत ज्यादा बुरा था। यहाँ पे आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देखो। 2023 में न्यूज 18 ने एक स्टोरी पब्लिश की थी, जिसमें एक यंग लड़के ने बताया कि उसने ड्रीम 11 में 2 लाख रुपए हरा दिए, जो कि एक कॉलेज की फीस उसने रखी थी ये पैसों के लिए, लेकिन वो पैसा इसने ड्रीम 11 पे लगा दिया, और उसके चक्कर में वो डिप्रेशन में चला गया और उसके पेरेंट्स को उसका इलाज करना पड़ा। ऐसे न जाने कितने सारे केसेस हैं जहां लोग इस जंजाल में फंस जाते हैं, अपनी ड्रीम्स, अपनी सेविंग्स पूरा इस ड्रीम 11 जैसे गेमिंग प्लेटफॉर्म पे लगा देते हैं। और यहाँ पे पैसों की बात नहीं थी, लोग अपना टाइम, स्टडीज, रिलेशनशिप सब कुछ लूज कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते थे वो रात भर बैठ के प्लेयर चुनते थे। यहाँ पे लोग अपनी रिपोर्ट्स बनाया करते थे, एक एनालिसिस करते थे कि भाई कैसे कौन सी टीम जीतने वाली है।
ये एडिक्शन इतना बढ़ गया था कि लोग अपने करियर और मेंटल हेल्थ तक खराब कर चुके थे। तो यार इस ऐप का बंद होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन तो बंद कर दी है, तो क्या यहाँ पे गैम्बलिंग बिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों इंडिया में गैम्बलिंग बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आप अगर ऑनलाइन गेम्स बंद भी कर देते तो लोग ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। अभी कई सारे लोग ऐसे थे जो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ बढ़े थे, अब वही ऑनलाइन से लोग ऑफलाइन की तरफ बढ़ना चालू कर देंगे। यहाँ पे गैम्बलिंग बिजनेस तो बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता। हाँ, इस पे थोड़ी बहुत रोकथाम की जा सकती है, लेकिन कंप्लीटली बंद कर देना इसका सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स ला सकती है, यहाँ पे कई रेगुलेशन सेट कर सकती है ताकि लोग ऑनलाइन गेम्स की तरफ बढ़ भी रहे तो एक लिमिटेड यूसेज हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की एक लिमिट हो और कहीं एक लूजिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो। लेकिन इसको बंद कर देना तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब ऑफलाइन गेम्स पे लोग ज्यादा पैसा लगाएंगे और ज्यादा बर्बादी हो सकती है। तो देखो यार, ऑनलाइन गेम्स बंद होने के बाद लोग अब लोकल ऑफलाइन गैमलिंग पे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लोग सट्टा मटका, कार्ड क्लब्स, ऐसे कई सारे गेम्स हैं, इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो ऑफलाइन गेम्स हैं ये ज्यादा अनरेगुलेटेड होते हैं। यहाँ पे चीटिंग और फिजिकल क्राइम का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और इन सारे गेम्स को बैन कर देने के बाद गवर्नमेंट का सबसे बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हो चुका है। ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग ऐप से गवर्नमेंट को जीएसटी और लाइसेंस फीस के जरिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता था, लेकिन जैसे ही ये एप्लीकेशन बैन कर देगी गवर्नमेंट, तो इससे इनकम भी बंद हो जाएगी और यहाँ पे पैरेलल इलीगल इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा, क्योंकि लोग तो अपना गेम खेलने का ऑल्टरनेटिव ढूंढ ही लेंगे। और यहाँ पे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग में एक लॉस जो था वो लिमिटेड रहता था। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स, केवाईसी, विड्रॉल, सब कुछ यहाँ पे एक नजर पे रहता था। ऑफलाइन में लोग ज्यादा बोरो कर सकते हैं, फोन करके लोग यहाँ पे गैम्बल कर सकते हैं। इससे फैमिली ब्रेकडाउन्स, क्राइम्स और डेप्ट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो देखो यार, सिंपल सी बात मैं आपको समझाऊं तो रूरल और सेमी अर्बन लोग यहाँ पे ऑफलाइन गैम्बलिंग की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे क्राइम रेट तो ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कई कंट्रीज ने ऑलरेडी इस पे काम करना चालू नहीं किया। अगर मैं दूसरे कंट्री की बात करूं जैसे चाइना की, चाइना ने एक बार ये गैम्बलिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था। यहाँ पे इलीगल कसिनोज और जो एप्स थे यहाँ पे अंडरग्राउंड, उसमें तेजी से चेंजेस आए और यहाँ पे यूके और यूएस ने भी यहाँ पे इस चीज को रेगुलेट किया रेदर देन इसको बिल्कुल बंद कर देने से, क्योंकि एडिक्शन कम तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन इसको रोकथाम किया जा सकता है। इस गैम्बलिंग के गेम को थोड़ी देर बैन कर देने से चीजें कुछ टाइम के लिए कंट्रोल तो रह सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग तो ऑफलाइन सट्टा या फिर इलीगल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट का रेवेन्यू और जॉब्स दोनों का नुकसान होगा। एक्चुअल गैम्बलिंग कल्चर खत्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सब चीजें अंडरग्राउंड हो जाएंगी। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बिल्कुल बंद हो सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन मार्केट का क्या, उसको कैसे रोक लोगे आप?